हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हो सब बहुत अच्छे हैं, आपकी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेक्स 37 का रिवीजन कराऊंगा। इंडेक्स 37 का नाम है प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट। बड़ी ईमानदारी से बताऊं, इंडेक्स 37 जो है वो दो वर्ड के ऊपर टिका हुआ है। अब वो दो वर्ड क्या है, उससे पहले आपके साथ में एक प्यारा सा एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स आज की लायबिलिटी है या फ्यूचर की लायबिलिटी है? सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, आंसर दीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स आज की लायबिलिटी है या फ्यूचर की लायबिलिटी है? 5-10 सेकंड के लिए सोचिए और आंसर दीजिए। अब यहां पे कुछ बच्चों को आंसर आता है सर ये फ्यूचर की लायबिलिटी है, और कुछ बच्चों को आंसर आता है सर ये आज की लायबिलिटी। मैं आपको बता दूं, प्रोविजन फॉर टैक्स आज की लायबिलिटी है। अब जिन बच्चों को आंसर फ्यूचर की लायबिलिटी, वो एक ही बात पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, हमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो है उसे तो फ्यूचर में सेटल करना होता है। दोस्त, लायबिलिटी का मतलब ही यही है, प्रोविजन का मतलब ही यही है कि आज आपके ऊपर ओब्लिगेशन है, प्रेजेंट ओब्लिगेशन है, और जिसकी सेटलमेंट आप क्या करेंगे, फ्यूचर की डेट पे करेंगे, तभी तो वो लायबिलिटी है। लेकिन आप ये कहेंगे कि फ्यूचर की लायबिलिटी ना, लायबिलिटी आज की है लेकिन उसकी सेटलमेंट क्या है, फ्यूचर में होगी। अब ये आज की लायबिलिटी है सर, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, इंडेस 37 ना आपका पास्ट इवेंट के ऊपर टिका हुआ है। अगर पास्ट इवेंट है तो सर वो आपकी लायबिलिटी हो सकता है। हालांकि जो लायबिलिटी वो इंडेस 37 के स्कोप से बाहर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लायबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, 37 उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रोविजन को समझने के लिए, अच्छे से क्लैरिटी के लिए मैं आपको लायबिलिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक, देखिए, पास्ट इवेंट है, अगर कोई भी पास्ट इवेंट नहीं है तो ना तो आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, ना आप प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। इवन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और कॉन्टीजेंट असेट का डिस्क्लोजर भी पता किसके ऊपर डिपेंड करता है, पास्ट इवेंट के ऊपर ना। आपने इनकम कमाई, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पास्ट इवेंट क्या, आपने इनकम कमाई, आपने क्या किया, एक प्लांट लगाया, और प्लांट लगाने की वजह से आपको क्या आएगा, डीकमीशनिंग लायबिलिटी आ गई है। अब वो जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी है उसके लिए पास्ट इवेंट क्या है, प्लांट को इंस्टॉल करना, प्लांट को लगाना। तो सबसे पहले सर अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स 37 में क्लैरिटी आ जाएगी आपको अच्छे से। आप ना बस एक वर्ड पे टिके रहिए, दो वर्ड पे, पास्ट इवेंट। अगर पास्ट इवेंट नहीं है तो 37 का कोई रोल ही नहीं है। सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ जी सर, कोर्ट में केस चल रहा है, हमें क्या पता हम केस हारेंगे या जीतेंगे। दोस्त, पास्ट इवेंट हो चुका ना, कोर्ट में केस चल रहा है। आप बैठ के सोच रहे हैं कि अगर कोर्ट में केस हुआ तो, अगर कोर्ट में केस हुआ तो कुछ भी नहीं करेंगे साहब, हुआ तो तब देखेंगे ना। इट मीन्स क्या है, सबसे पहले पास्ट इवेंट मस्ट है। मैं एक मशीन खरीद के लेके आया और उसके अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे को 3 साल के बाद चेंज करना है। तो क्या यहां पे जो मैं फ्यूचर में 3 साल के बाद मशीन का इंस्ट्रूमेंट चेंज करूंगा, उसका प्रोविजन रिकॉर्ड कर लूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो पास्ट इवेंट। सर पास्ट इवेंट मस्ट है, अगर कोई भी पास्ट इवेंट नहीं होगा तो ना तो प्रोविजन होगा, ना ही कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर होगा, ना ही कॉन्टीजेंट असेट का डिस्क्लोजर होगा, और ना ही सर आपके लिए लायबिलिटी होगी। ठीक जी सर। तो सबसे पहले सर आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, कोई भी केस स्टडी करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि क्या पास्ट इवेंट है या नहीं है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या कहता है? लायबिलिटी का मतलब है कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट की वजह से आई है और जिसकी सेटलमेंट सर आप जब करेंगे फ्यूचर में तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी, तो आपके लिए क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। प्रोविजन लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्रोविजन और लायबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बस एक डिफरेंस होता है, प्रोविजन के अंदर सर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, आइदर इन रिगार्ड्स टू अमाउंट और इन रिगार्ड्स टू आपका टाइमिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर मेरा स्टाफ है, ठीक है, मैं स्टाफ को मार्च के महीने की सैलरी 7 अप्रैल को पे करूंगा, तो मैं मार्च में क्या करूंगा सर, उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि अमाउंट फिक्स है। लेकिन एम्प्लॉय जब रिटायर होके जाएगा तो मेरे को उस टाइम उसको ग्रेजुएटी पे करनी है। अब वो जो ग्रेजुएटी पे करनी है वो किसके बेस पे करनी साहब, सर वो कितने ईयर ऑफ सर्विस करेगा, उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पे सर क्या अनसर्टेनिटी है, किसको लेके, टाइमिंग को लेके, अमाउंट को लेके, दोनों को लेके। तो लायबिलिटी और प्रोविजन में एक ही डिफरेंस होता है, जो प्रोविजन होता है ना
उसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। चले आगे। हाँ जी सर, अगर लाइबिलिटी है तो सर इंड एस 37 के स्कोप से बाहर है, लेकिन अगर प्रोविजन है तो इंड एस 37 उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इंड एस 37 के अकॉर्डिंग आप प्रोविजन कब रिकॉर्ड करेंगे, कहता है पास्ट इवेंट की वजह से, प्लीज वर्डिंग सुना ध्यान से, पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जिसको सेटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी और अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट लगा पाएंगे, तो आप क्या करेंगे साहब, उस केस में आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। चले। हाँ जी सर। सर एक बात बताइए, हमने समझ लिया डिफरेंस लायबिलिटी और प्रोविजन में, जहां पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोविजन बन जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, हमने गुड्स सेल किए, ठीक है, हमने क्या किया, वारंटी दे दी। अब सर वारंटी का क्लेम कब आएगा, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, इसलिए सर यहां पे क्या बनेगा, प्रोविजन बनेगा। ठीक सर, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है और प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, आइए पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कहता है साहब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है पॉसिबल ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। अच्छा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में पास्ट इवेंट मस्ट है, हाँ जी, अगर पास्ट इवेंट नहीं है तो इंड एस 37 के सारे दरवाजे बंद है। सर पास्ट इवेंट की वजह से क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अब क्योंकि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, इट मींस क्या सर, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट की वजह से जो कि कंफर्म्ड होगी फ्यूचर में किसी घटना के घटने या ना घटने से, और घटना का घटना या ना घटना सर हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। तो एक तो सर क्या आएगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है आपकी पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगी ड्यू टू पास्ट इवेंट। सेकंड, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट। सर एक मिनट के लिए रुकिए, मैंने कहा हाँ जी सर, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, तो प्रोविजन ही बन गया। पूरी बात तो सुनो ध्यान से, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, बट आपने प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी नीड ही नहीं होगी। इट मींस क्या सर, अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स की नीड नहीं होगी तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे। या सर आप अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हैं, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा सर, एक तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, एक सर आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज एज प्रोविजन, या तो सर उसके अंदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स की नीड नहीं पड़ेगी, या सर फिर आपका क्या है, अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट नहीं लग पा रहा, तो आप क्या करेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सर डिस्क्लोज कर देंगे। देखिए तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन में क्या डिफरेंस है सर, या तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट अमाउंट का या तो एस्टिमेट नहीं लग पा रहा, या सर आउटफ्लो रिसोर्सेज की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हमें पे करना पड़ेगा, तो सर आप उस केस में क्या करेंगे, उसे एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। आप एक काम करेंगे, यहां पे ना टॉप पे लिख लेंगे पास्ट इवेंट मस्ट। प्लीज ध्यान देना, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो पास्ट इवेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, चले। हाँ जी सर, आइए देखिए सर, लायबिलिटी जो है इंड एस 37 के स्कोप से बाहर है। आपको मैं एक लायबिलिटी के बारे में एक बात बताता हूं, लायबिलिटी को सर इंड एस 37 ने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, और लायबिलिटी सर जो है ना फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सर अपडेट होगी, लेकिन इंड एस 37 ने अभी तक अपडेट नहीं किया। ठीक, लायबिलिटी की डेफिनेशन होगी। आइए प्रोविजन के बारे में कुछ प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करते हैं। देखिए सर, जनरली क्या होता है, हम प्रोविजन का ना क्लोजिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग अमाउंट से कंपैरिजन करते हैं, जो भी डिफरेंस होता है सर उसको कहां लेके जाते हैं, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। सर प्रोविजन को हमें फर्दर क्लासिफाई करना होता है, लाइक लायबिलिटी, करंट प्रोविजन या नॉन करंट प्रोविजन। ठीक सर, जो आपका प्रोविजन है अगर वो लॉन्ग टर्म है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। सर प्रोविजन का अमाउंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कहता साहब इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोविजन की नेचर कैसी, अगर मल्टीपल आउटकम है तो आप क्या करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे वारंटी प्रोविजन। ठीक सर, जहां पर आपका सिंगल ऑब्लिगेशन मेजर्ड होती है वहां पे हम लोग क्या करेंगे साहब, मोस्ट लाइकली आउटकम वैल्यू के हिसाब से कंसीडर करेंगे। एग्जांपल के तौर पे सर आपका आ गया कोर्ट केस। सर हम लोग क्या करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे रिव्यू करेंगे, अगर रिपोर्टिंग डेट पे ये लगता है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड नहीं पड़ेगी तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर उसे फिर एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे। सर अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो हम उसे क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे और हर साल सर अनवाइंड करेंगे उसको, जो अनवाइंडिंग कॉस्ट है सर वो आपकी बोरिंग कॉस्ट कहलाएगी। ठीक, ओब्लिगेटिंग इवेंट कौन सा होता है, कहता है ओब्लिगेटिंग इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसको सेटल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सर ओब्लिगेशन आपकी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, आपकी सर लीगल ओब्लिगेशन हो सकती है। ठीक, कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन में सर आपका पास्ट प्रैक्टिस हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। देखिए एग्जांपल सुनो ध्यान से, मिस्टर ए कपड़े का व्यापारी था, वो कपड़े बेचता था। ठीक, और वो क्या करता था सर, कस्टमर को कोई वारंटी नहीं देता था, साफ साफ कहता था कि कोई वारंटी है, जैसे कपड़े आप दुकान से बाहर लेके जाएंगे, अब इनके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो चेक करना है चेक कर लो। ठीक, अब होता क्या था,
1 या 2% कस्टमर ऐसे आते थे जो कहते सर हमारे इस प्रोडक्ट में ना डिफेक्ट आ गया है। हालांकि मिस्टर ए के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन मिस्टर ए फिर भी क्या करता था, उसकी पास्ट प्रैक्टिस ये थी कि वो उन प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दे देता था। तो सर ये भी क्या मानी जाएगी, आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मानी जाएगी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बात हो चुकी है। अब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड नहीं करते, आप उसको क्या करते हैं, हमेशा नोट्स अकाउंट के अंदर डिस्क्लोज करते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे सर, हर बैलेंस डेट पर, रिपोर्टिंग डेट पर रिव्यू करेंगे, और जहां पे ये लगता है साहब कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी और अमाउंट का लेवल एस्टिमेट लग जाएगा, तो हम लोग क्या करें सर, फिर उस केस में प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। सर अगर घटना रिमोट लाइकलीहुड है तो उस केस में हम उसे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। कॉन्टिजेंट असेट बेसिकली क्या होती है, कहता साहब पास्ट इवेंट की वजह से पॉसिबल असेट। अब कॉन्टिजेंट असेट का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अगर सर रिमोट लाइकलीहुड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। अगर प्रोबेबिलिटी है, हाईली प्रोबेबिलिटी है, तो सर उस केस में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग डेट पे अगर हाईली प्रोबेबिलिटी है तो हम उसे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन रिपोर्टिंग डेट पे अगर वर्चुअल सर्टेनिटी आ गई है तो हम क्या करेंगे साहब, फिर असेट रिकॉर्ड कर लेंगे। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, जो वर्चुअल सर्टेनिटी है वो फैक्ट के बेस पे होनी चाहिए, इंटेंशन के बेस पे नहीं, वो कंक्रीट फॉर्म में होनी चाहिए। लाइक कोर्ट में केस था, केस हमारे फेवर में आ जाएगा, ये बात हमारे लीगल काउंसलर कह रहे हैं, सर मानिएंगे वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं, हाईली प्रोबेबिलिटी है। सर जज साहब ने क्या किया, केस हमारे फेवर में अनाउंस कर दिया, ऑर्डर दे दिया, बस ऑर्डर की कॉपी आनी बाकी है, तो सर ये फिर कंक्रीट फॉर्म है, ये आपके फैक्ट के बेस पे है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, असेट रिकॉर्ड कर लेंगे। ये मैंने एक समरी बना रखी जहां पे सर लायबिलिटी, प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है कि आप कब प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, कब लायबिलिटी मानेंगे, कब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर देंगे। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन और लायबिलिटी, ए पास्ट इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। कहता है पास्ट इवेंट हो चुका है, क्योंकि अगर पास्ट इवेंट नहीं है तो सर फिर इंड AS 37 के दरवाजे नहीं खोलेंगे। इन द फॉलोइंग केसेज आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए लायबिलिटी और प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी सर्टेन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अमाउंट डिटर्मिनेबल है, तो सर लायबिलिटी आ जाएगी। लायबिलिटी सर्टेन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अमाउंट का एस्टिमेट, जैसे एस्टिमेट इन्वॉल्व होगा सर क्या बन जाएगा, प्रोविजन बन जाएगा। लायबिलिटी प्रोबेबल है, सर अगर लायबिलिटी प्रोबेबल है तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट अगर एस्टिमेटेड है तो सर आपका प्रोविजन रिकॉर्ड हो जाएगा। लायबिलिटी प्रोबेबल है, अमाउंट का सर एस्टिमेट जो है वो नहीं लग पा रहा है, तो सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी इज नॉट प्रोबेबल और मे बी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, एंड अमाउंट इज डिटरमाइंड ऑब्लिक एस्टिमेटेड, तो सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अगर रिमोटली लाइकलीहुड केस है तो उस केस में हम क्या करें सर, इसको इग्नोर कर देंगे। देखिए, वारंटी जो है सर वो आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है इनबिल्ट वारंटी। अगर इनबिल्ट वारंटी तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। सर एक ना वारंटी सेपरेटली आती है, अगर सेपरेटली वारंटी सर हम क्या करेंगे, उसे एज पर इंड AS 115 सर एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक लैपटॉप लेने गया, मैंने कहा भाई साहब वारंटी कितनी है, उसने कहा 1 साल की। मैंने कहा नहीं जी, मेरे को तो 4 साल की वारंटी और चाहिए। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, 1 साल की वारंटी हम इसके साथ दे रहे हैं, 4 ईयर की वारंटी आप अलग से परचेज कर सकते हैं, आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उस केस में सर जो एंटिटी है वो क्या करेगी, जो 4 ईयर की उसने वारंटी बेची है सर उसे एज पर इंड AS 115 रिवेन्यू रिकॉर्ड करेगी। ठीक, अगर मैं कंबाइंड पैसे पे करके आऊं तो सर जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और जो वारंटी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सर उसके स्टैंड अलोन प्राइस के बेस पर टोटल प्राइस को एलोकेट कर ले। ठीक, वो सारी बातें मैं आपके साथ अलग से भी डिस्कस करूंगा इंड AS 115 के अंदर। ठीक, देखिए अगर कोई भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है तो हम उसका कभी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि सर वो फ्यूचर की घटना, वो पास्ट का कोई भी इवेंट नहीं है। सर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें परफॉर्मेंस पेंडिंग होती है दोनों पार्टियों की साइड से, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके इंड AS 37 के स्कोप से बाहर है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी नेचर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में सर वो क्या होगा, 37 के अंदर आ जाएगा, और ओनरस कॉन्ट्रैक्ट पे एज पर इंड AS 37 आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, बात नंबर 1 ओनरस कॉन्ट्रैक्ट किसे मानेंगे, बात नंबर 2 प्रोविजन का अमाउंट कितना रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सर जिसमें एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट लगेगी वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ओनरस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक, चलिए सेकंड, सर जो आपका ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है आप उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ 2 ए, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी ज्यादा है आपके एक्सपेक्टेड बेनिफिट से, और सेकंड सर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता तो आपको पेनल्टी का अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, 50 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्जीक्यूटरी नेचर है,
लेकिन जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट लग रही है सर वो 55 करोड़ लग रही है, तो 5 करोड़ तो ये हो गया, ठीक। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड कॉस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट से ज्यादा है। सेकंड, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? 2% पेनल्टी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर 2% कितना होगा? 1 करोड़। तो मैं 1 करोड़ का प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा। सर पेनल्टी का अमाउंट हमें ना 20% पे करना पड़ेगा, तो सर 20% कितना हो गया? 10 करोड़। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 5 करोड़ का प्रोविजन रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक। सर एक क्लैरिफिकेशन जोड़ी गई थी इंडेस 37 के अंदर, ये मैंने थोड़ा सा आगे लिख रखा है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्लैरिफिकेशन जोड़ी गई थी 37 के अंदर, क्या कि जो आपका ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कौन सी कॉस्ट आएगी? कहते सब उसमें डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। आपका डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल आ सकता है, लेबर आ सकता है, ओवरहेड आ सकता है, ठीक। अगर मान लो आपकी कुछ ऐसी कॉस्ट है जो सर एलोकेबल है, और वो जो कॉस्ट है उसका एक पार्ट सर आपके एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पे भी यूज होगा, तो आप एलोकेबल कॉस्ट भी लेंगे। लेकिन रूटीन की कॉस्ट सर कभी भी इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। एक बात और सर, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा सर? जो मेरे पास असेट है उनको यूज करूंगा, ठीक है। अगर सर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेड लॉस दिखाई दे रहा है, इट मींस क्या है? जो असेट की परफॉर्मेंस है सर, वो परफॉर्मेंस भी एक तरीके से कम आएगी। भाई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मेरे को प्रॉफिट होगा, तो इट मींस क्या सर? असेट की परफॉर्मेंस बेटर है, रिसोर्स की परफॉर्मेंस बेटर है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सर मेरे को एक्सपेक्टेड लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं सर हो सकता है असेट की परफॉर्मेंस डाउन हो, तो यहां पे सर आप असेट का पहले क्या करेंगे? इंपेयरमेंट भी करेंगे, ठीक। चले जी सर। सर एक केस आता है रिम्बर्समेंट का इंडेस 37 के अंदर। देखिए रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है सर? जब एंटिटी कोई एक्सपेंडिचर इनकर करेगी और उसे सर किसी थर्ड पार्टी से क्या करेगी? रिम्बर्स कराएगी, तो ये केस बनेगा रिम्बर्समेंट का, ठीक। तो रिम्बर्समेंट के केस में सर 37 क्या क्या कहता है? बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले अगर रिम्बर्समेंट का केस है तो आप क्या करेंगे सर? प्रोविजन तो रिकॉर्ड करेंगे करेंगे, लेकिन असेट तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपके पास वर्चुअल सर्टेनिटी होगी। एक बात नंबर 2, आपने प्रोविजन कितने का रिकॉर्ड किया सर? 5 लाख का, 5 लाख का। तो प्रोविजन आपने अगर 5 लाख का रिकॉर्ड किया तो आप मैक्सिमम असेट 5 लाख तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो बात। थर्ड बात, आप सर असेट और लायबिलिटी को अलग अलग दिखाएंगे, नेट नहीं कर सकते बैलेंस शीट के अंदर। फोर्थ बात, पीएनएल अकाउंट के अंदर सर आप चाहो तो इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम अलग अलग दिखा सकते हैं, या आप नेट कर सकते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर, ठीक। सर कभी कभी क्या होता है, थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेमेंट करने की। अगर थर्ड पार्टी पेमेंट करने में फेल कर जाए तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो उस केस में हम लोग कोई प्रोविजन या कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आइए मैं एक काम करता हूं, वारंटी का एक बार एग्जांपल लेता हूं, और वारंटी का आपको 3 केस बताता हूं, उसमें से एक केस सर यहां पे कवर हो जाएगा, मतलब इसका एक एग्जांपल भी कवर हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 का। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं, कस्टमर आया कहता साहब वारंटी है, मैंने कहा हाँ जी। अब यहां पे सर मैं डायरेक्ट कस्टमर को वारंटी दे रहा हूं, तो मैं वारंटी का प्रोविजन रिकॉर्ड कर लूंगा। इट्स नॉट केस ऑफ रिम्बर्समेंट, ठीक। चलिए, कस्टमर आया कहता साहब वारंटी है, मैंने कहा हाँ जी वारंटी है। अब मेरी क्या हो रखी थी साहब? जिस कंपनी का प्रोडक्ट था उससे बात हो रखी थी। सामने कस्टमर है, ठीक है, और इस साइड सर वो कंपनी है। कस्टमर है, ये सर कंपनी, ठीक। कस्टमर ने मेरे को बोला वारंटी है, मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, मैंने कंपनी से पूछा वारंटी, इन्होंने कहा हाँ। एक काम करो, अगर कस्टमर को कोई भी नुकसान होता तो आप इस नुकसान की भरपाई कर देना, हम क्या करेंगे? रिम्बर्समेंट कर देंगे आपको। रिम्बर्समेंट का केस हो गया। इस केस में मैं क्या करूंगा साहब? जो भी एक्सपेक्टेड लॉस है मेरे को, ठीक, उसका मैं क्या करूंगा सर? प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, और यहां पे सर अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है तो असेट रिकॉर्ड करूंगा, ठीक। चलिए हाँ जी सर। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, ये रिम्बर्समेंट का केस हो गया था, हाँ जी। अब सुनना बड़े ध्यान से एक बात ना। कस्टमर आता है कहता साहब आप मोबाइल बेचते हो, मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा मेरे को सैमसंग का मोबाइल चाहिए, हमने कहा ले लो। उसने कहा वारंटी है, हमने कहा जी एक बार कंपनी से पता कर लेना, हमारे कोई रोल नहीं है, हाँ कंपनी वारंटी देती, हम आपको ये बता देते हैं। हमने कस्टमर को ये बोल दिया कि कल को अगर मोबाइल खराब हुआ तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कंपनी से डायरेक्ट बात कर लेना। तो इस केस में सर अगर कंपनी उसके वारंटी को एग्जीक्यूट नहीं करती तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इट्स नॉट ए केस ऑफ रिम्बर्समेंट। इस केस में सर ना मैं कोई प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, ना मैं कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा। चले जी सर। देखिए सर, जो आपकी डीकमीशनिंग कॉस्ट होती है हम उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे ही सर आप कोई भी असेट को इंस्टॉल करते हो, असेट परचेज करते हो, अगर उसके रिकॉर्ड में डीकमीशनिंग लायबिलिटी है तो आप क्या करेंगे? एज पर इंडेस 37 सर उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और एज पर इंडेस 16 सर आप क्या करेंगे? उस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक। चलिए सर, एक प्यारा सा कंसेप्ट आता है रिस्ट्रक्चरिंग का। रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपको 3-4 बातें बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले सर रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है?
सर रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है जब एंटिटी क्या करती है सर, अपने बिजनेस के या तो स्कोप में चेंज कर देती है, या सर जिस मैनर में बिजनेस करती थी उस मैनर को चेंज कर देती है। मींस या तो स्कोप में चेंज करती है या मैनर में चेंज करती है। ठीक सर, रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे जब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ जाएगी। सर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब मानेंगे? जब एंटिटी ने सर क्या किया हो, डिटेल फॉर्मल प्लान बना लिया हो, या फिर सर जो पार्टियां रिस्ट्रक्चरिंग से आपका अफेक्ट होंगी उन पार्टियों के पास वैलिड सर क्या है, वैलिड एक्सपेक्टेशन है कि रिस्ट्रक्चरिंग होगा। ठीक, अगर आप सिंपल कोई ऐसे डिस्कस करते हो मैनेजमेंट में या कोई प्लान बनाते हो, ठीक, तो हम लोग सर ये मान के चलेंगे कि अभी रिस्ट्रक्चरिंग के स्टेप आपने नहीं लिए। रिस्ट्रक्चरिंग के स्टेप कब मानेंगे सर? जब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ जाए। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कब आएगी? जब सर एंटिटी पास डिटेल फॉर्मल प्लान होगा रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड, कौन कौन सी पार्टी इससे अफेक्ट होंगी। ठीक, या फिर सर जो पार्टी अफेक्ट होगी उनके पास वैलिड एक्सपेक्टेशन है। अगर रिस्ट्रक्चरिंग है तो आप क्या करेंगे? प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। कितने अमाउंट का? कहता है उस कोस्ट का जो रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। यहां पे एक बात ध्यान रखना, ऐसी कोस्ट जो रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है और वो रूटीन की किसी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। सर इंड AS 37 ये कहता है कि आप रीएलोकेशन कोस्ट का, मार्केटिंग एक्टिविटी का, या कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है उस एक्टिविटी का, या सर आपके जो रूटीन एक्टिविटी में एक्सपेंडिचर होने, उसका आप कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक, चलिए ये अपना बात होगी रिस्ट्रक्चरिंग की। जी सर। सर डिस्क्लोजर के अंदर आप क्या करेंगे? सर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, सर आप उसका ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, एडिशन दिखाएंगे, डिलीशन दिखाएंगे, सर जो भी चेंज है उसको दिखाएंगे। अगर सर अनवाइंडिंग कॉस्ट है तो सर आप क्या करेंगे? सर अनवाइंडिंग कॉस्ट है उसको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और असेट का अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे। सर अगर मान लो आपने प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों रिकॉर्ड नहीं किया साहब? क्योंकि आप ना अमाउंट को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे थे, रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे थे, सर उस केस में आप क्या करेंगे? फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। ठीक, सर प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट आता है। देखिए इंड AS 37 ये कहता है कि अगर आपका मेटेरियल अमाउंट है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो आप उसको क्या करेंगे? सब प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। सर जो आपका डिस्काउंट फैक्टर रहेगा ना, एक तो प्री टैक्स होगा। ठीक है सर, एक तो वो क्या होगा? प्री टैक्स होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेगा, और वो लायबिलिटी स्पेसिफिक होगा। प्लीज ध्यान देना, लायबिलिटी स्पेसिफिक होगा। सर एक प्यारा सा कंसेप्ट जोड़ा गया अपेंडिक्स सी के थ्रू, अपेंडिक्स सी ऑफ इंड AS 37 लेवीज। सर इंड AS 37 ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी आती है और वो किसी और इंड AS में कवर नहीं है, तो आप क्या करेंगे साहब? उसे यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रोवाइडेड वो सर लायबिलिटी की डेफिनेशन क्वालिफाई करे। लेकिन अगर कोई पेनल्टी है सर तो वो यहां पे कवर नहीं है। सर कोविड-19 की वजह से इंड AS 37 में सर कई सारे क्वेश्चन अराइज हुए थे। आइए मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। देखिए सर हुआ क्या था, जैसे कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो कई एंटिटी ने प्लान किया था कि अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो क्या उस केस में हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे? कहता है साहब प्रोविजन तब क्रिएट करेंगे जब सर आपने क्या किया हो, या तो फॉर्मल प्लान बना लिया हो, या फिर सर जो पार्टी अफेक्ट होगी उनके पास क्या हो? वैलिड एक्सपेक्टेशन हो। अदरवाइज सर आप सिंपल ये सोच के कि हाँ हम लोगों ने रिस्ट्रक्चर करना बिजनेस को, आप प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। सर एंटिटी को फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस दिखाई दे रहा था, क्या प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो आप उसे केवल तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वर्चुअल सर्टेनिटी है। अगर हाईली प्रोबेबिलिटी है तो उस केस में आप क्या करेंगे? उसे एज ए कॉन्टिजेंट असेट डिस्क्लोज कर देंगे। हाँ रिमोट लाइक्लीहुड है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। गवर्नमेंट ने बोला था कि आप ना अगर इस स्पेसिफिक फंड के अंदर पैसा जमा कराते हैं तो हम आपको क्या करेंगे? डिडक्शन दे देंगे, और लास्ट ईयर के बेस पे डिडक्शन दे देंगे। ठीक, तो यहां पे समझिए बात को ना, ये है लास्ट ईयर, ठीक है, ये है आपका करंट ईयर। यहां आपने क्या की? एक पेमेंट की। अब एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट सर एक्सपेंडिचर आप यहां क्लेम करेंगे। जी, इनकम टैक्स में सर क्या हुआ था? लास्ट ईयर आपको डिडक्शन दी थी। तो जब लास्ट ईयर इनकम टैक्स वाले ने आपको डिडक्शन दी तो फ्यूचर में क्या करेंगे सर? वो उस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देंगे जब आप यहां पे क्लेम करेंगे, क्योंकि बुक्स अकाउंट में सर यहां पे एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो सर इसके ऊपर क्या बनेगा? DTL बनेगा। ठीक, चलिए कोई भी ऐसा आपका टेम्परेरी डिफरेंस जो फ्यूचर में आपकी टैक्सेबल इनकम को बढ़ाएगा, सर वो क्या कहलाएगा? आपका टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहलाएगा। उसके ऊपर हम क्या बनाते हैं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं। ठीक सर, इंड AS 37 ने प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट असेट को कवर किया, एक्सेप्ट सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूटरी नेचर के हैं। फाइनेंशियल गारंटीज सर ये आपका स्पेशली इंड AS 109 में कवर किया गया है।
सर वो जो आपका किसी और इंडेस में कवर है, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंडेस 115, इनकम टैक्स इंडेस 12, लीज सर आपका 116, एम्प्लॉय बेनिफिट 19, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 104, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेस 103। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम बार